नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। नगर पालिका का होने जा रहे थे। शंकर भी चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहा था। उसने अपने समर्थकों के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय में जाकर अपना पर्चा भी भर दिया था। उसके प्योर मिल्क डेयरी में ही उसका चुनाव कार्यालय बना। उसका चुनाव चिन्ह था कार। डेयरी में सुबह से शाम तक लोगों का जमघट लगा रहता। स्थानीय नेताओं की उठक बैठक भी होती। दिन भर चाय और नमकीन का दौर चलता रहता। अखाड़े के मेन गेट पर प्ले बोर्ड के कार का एक बड़ा सा मॉडल बनाकर लगा दिया गया। लाउड स्पीकर से दिन भर गाने बजते रहते। बीच बीच में अखाड़े के लड़के जोश में भरकर चिल्लाने भी लगते। कार ही कार है और सब बेकार है। हमारा नेता कैसा हो, शंकर भैया जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा, शंकर भैया जीतेगा। काहे पेड़ो हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अखाड़े के लड़के इस चुनाव में शंकर के बहुत काम आ रहे थे। सारी भागदौड़ की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। उन्होंने शहर भर की दीवारों को पोस्टर और बैनरों से पाट दिया था। वे रोशनपुर के हर एक घर में जाकर पर्चे बांट आए थे। सारे के सारे लड़के बड़े ही उत्साह से चुनाव में जुटे थे। सब यही सोच रहे थे कि अगर शंकर दादा ने चेयरमैनी का चुनाव जीत लिया तो शहर में उनका भी रुतबा बढ़ जाएगा। नगर पालिका में छोटी मोटी नौकरी का भी जुगाड़ हो जाएगा। सड़कें नाले आदि बनवाने के ठेके मिल जाएंगे। वह दिन भर वही चाय नाश्ता उड़ाते। रात में मुर्गा दारू भी चलती। दोनों समय मुफ्त का खाना भी मिलता। शंकर ने बाकायदा नन्हे हलवाई को लगा रखा था। शहर भर के अवारे लौंडे दिन रात अखाड़े में ही पड़े रहते। उन्हें न तो घर जाने की फुर्सत थी और न ही जरूरत। सबके सब बड़ी निष्ठा और जिम्मेदारी से अपना काम करते रहते। शंकर ने प्रभुदयाल सर को भी जा पकड़ा। एक दिन सुबह सुबह ही उनके घर जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, सर अपना एक दिन का कीमती समय मुझे भी दीजिए। किस लिए? प्रभुदयाल सर ने उसे आशीर्वाद देते हुए पूछा। सर, मेरे लिए आपको कन्विंसिंग करना है। आपको रोशनपुर के लोगों पर बहुत प्रभाव है। अगर आपका आशीर्वाद मिल गया तो मैं ये चुनाव अवश्य जीत जाऊंगा। पर तुम्हारे चेयरमैन बन जाने से हमारे रोशनपुर का क्या का भला होगा शंकर? प्रभुदयाल ने उसकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा। शंकर ने तुरंत अपना घोषणा पत्र उनके सामने रख दिया। सर, ये है हमारा मैनिफेस्टो, आप पढ़ लीजिए। प्रभुदयाल जी ने बड़े ही ध्यान से उसका घोषणा पत्र पढ़ा, फिर हंसते हुए बोले, तुम्हारे जीतने के बाद इसमें से कुछ होगा भी या नहीं? सरकार की तरफ से जो भी बजट मिलेगा उसका एक एक पैसा ईमानदारी से इस शहर को विकास के लिए लगा दूंगा सर। जो काम इतने सालों से नहीं हुआ 5 सालों में करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ का पार्क तो देखो शंकर, किस तरह उजाड़ पड़ रहा है। दिन भर इसमें आवारा जानवर घूमते रहते हैं या जुआरी दिन पर यहाँ बैठे बैठे जुआ खेलते रहते हैं। प्रभुदयाल जी ने कहा, मुझे बस एक मौका दीजिए, फिर देखिएगा इस पार्क का कैसा काया पलट करवाता हूँ। शहर की सड़कों की दुर्दशा तो देख रही हो शंकर। वर्तमान चेयरमैन ने 5 साल में कुछ भी नहीं किया। मैं न जाने कितनी बार उसे मिल चुका हूँ, पर सब बेकार। वह तो बस अपने ही घर भरने में लगा रहता। बजट का सारा पैसा खुद ही डकार जाता है। अगर 50% भी लगा देता तो हमारा ये शहर सुधर जाता। सर, बस इस बार मुझे सपोर्ट करके देखे। 50 क्या, पूरा 100% पैसा अपने शहर और यहाँ की जनता की भलाई के लिए लगेगा। बड़े शहरों से भी अच्छी सड़कें न बनवा दी तो कहेगा। चुनाव के पहले तो सब लोग बड़े बड़े वादे करते हैं शंकर, पर बाद में कोई भी एक भी वादा पूरा नहीं करता। कुर्सी मिलते ही सब अपना घर भरने में लग जाते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा सर।
पेट भरने के लिए तो मेरी ये प्योर मिल्क डेयरी ही काफी है। मुझे तो राजनीति में बहुत ऊपर तक जाना है। अगर अभी से भ्रष्ट होने का ठप्पा लग गया तो आगे कौन पूछेगा। इस जीवन में साफ सुथरी राजनीति करना ही मेरी एकमात्र महत्वाकांक्षा है। तो इसके लिए ईमानदारी पहली शर्त है शंकर। मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा। मैं आपकी सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ सर। सच कहते हो? शंकर ने फिर से उनके पांव पकड़ लिए। आपको धोखा नहीं दूंगा सर। आप पर एक बार अश्रद्धा करके मैं बहुत बड़ी सजा भुगत चुका हूँ। अब ऐसा इस जीवन में क्या 7 जन्मों में भी नहीं करूँगा। अगर मैं कभी भी गलती करूँ या पथ भ्रष्ट हो जाऊं तो आप कान पकड़कर इसी रोशनपुर के नेहरू चौराहा पर मुझे मुर्गा बना दीजिएगा और ऊपर से 50 जूते मारिएगा। मैं उफ तक नहीं करूँगा। आप मुझ पर बस एक बार भरोसा करके देखिए सर। प्रभु दयाल जी उसके लिए कन्विंसिंग करना स्वीकार कर लिया। इसका परिणाम ये निकला कि शंकर ने अपनी प्रतितीत और रोशनपुर के पूर्व चेयरमैन शंभू सिंह से भारी मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। चेयरमैन बनकर वो वाकई रोशनपुर का काया पलट करने में लग गया। उसने अपना मुख्य संरक्षक और सलाहकार प्रभु दयाल सर को ही बनाया। इस बार विष्णु को किया गया मनी ऑर्डर वापस लौट आया था। प्रकाश नारायण सर को बड़ी हैरानी हुई। वे डाकिया का मुंह ताकते हुए बोले, लेकिन ये कैसे संभव है रतिराम? डाकिया बोला, मुझे क्या पता मास्टर साहब। कुछ दिन पहले उन्होंने 50 रुपए का मनी ऑर्डर विष्णु के पास भेजा था। वही आज वापस आ गया था। उन्होंने कहा, लेकिन हर बार तो इसी पत्ते से मनी ऑर्डर करता हूँ रतिराम। रतिराम मनी ऑर्डर को ध्यान से देखते हुआ बोला, इस बार शायद उसने अपना रूम चेंज कर लिया है। मनी ऑर्डर में ऐसा ही कुछ लिखा है। सुनकर प्रकाश नारायण सर हैरान हुए। उन्होंने चश्मा लगाकर मनी ऑर्डर को ध्यान से पढ़ा। हाँ, रतिराम की ही बात ठीक थी। मनी ऑर्डर पर साफ साफ लिखा था कि स्थान बदल लिए जाने के कारण मनी ऑर्डर रिसीव नहीं करवाया जा सका। वे और भी हैरान हुए। आखिरकार हॉस्टल का अच्छा खासा रूम छोड़कर विष्णु कहाँ गया होगा? शायद हॉस्टल में उसकी पढ़ाई ठीक से न हो पाती होगी, इसीलिए उसने कहीं अलग कमरा ले लिया हो। अगर ऐसी बात थी तो उन्हें भी तो सूचना देनी चाहिए थी। पर इतने बड़े शहर में किराया पर अलग से कमरा लेना तो उसके लिए संभव ही नहीं है। उन्होंने नूतन से पूछा कि शायद उसे कुछ पता हो, पर उनकी बात सुनकर खुद नूतन भी उतनी ही हैरान हुई जितना कि वे थे। उसके पास तो कई दिनों से विष्णु का कोई भी पत्र भी नहीं आया था। वे वाकई परेशान हो उठे। छोटे शहर का लड़का कहीं माँ जागर में जाकर भटक न गया हो, कहीं बीमार होकर किसी हॉस्पिटल में न पड़ा हो, कहीं उसका एक्सीडेंट न हो गया हो। और कॉलेज के लड़के भी तो एक नंबर के बदमाश है, कहीं उसका बहका कर गलत रास्ता पर न डाल दिया हो। इतनी सी देर में उन्होंने न जाने कितनी बातें सोच ली। उसी समय जाकर उन्होंने विष्णु की माँ से जानकारी ली। बहन जी, विष्णु का कोई पत्र आया आपके पास? अचानक ये सवाल क्यों? प्रभावती थोड़ा सजग हो उठी। इतने दिनों तक तो कभी भी प्रकाश नारायण सर ने उनसे ये बात नहीं पूछी। वह खुद भी जानते हैं कि माँ के लिए भी पत्र विष्णु उन्हीं के घर के पते से डालता है। फिर अचानक ये सवाल क्यों? प्रभावती ने पूछा। कोई खास बात है भाई साहब? विष्णु का पत्र तो कई दिनों से नहीं आया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बहन जी। विष्णु के एक बार भी याद न आए ऐसा कोई दिन बीतता है? बहुत दिनों से विष्णु का कोई पत्र नहीं आया, इसीलिए पूछ रहा था। आखिर उस विधवा से वे और क्या कहते? बेचारी सुनते ही परेशान हो उठेगी। उन्होंने तब महानगर जाना ही तय किया। उन्होंने रात की ही ट्रेन पकड़ी और दूसरे दिन सुबह ही वह महानगर पहुंच गए। हॉस्टल के रूम नंबर 22 में जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक लड़के ने आकर दरवाजा खोला।
ये शायद विष्णु का कोई नया रूम पार्टनर था। इससे पहले वह उनसे कभी मिले नहीं थी, इसीलिए वह उन्हें पहचान नहीं पाया। कहिए, विष्णु है क्या? आप कौन? मैं उनका रिश्तेदार हूँ। ओह, आइए आइए, अंदर आ जाइए अंकल जी। इतनी सुबह सुबह ठंड में आप कहाँ से आ रहे हैं? अंदर आकर वह कमरे में पड़े तख्त पर बैठ गए, लेकिन वहाँ तो विष्णु का कोई भी सामान उन्हें नजर नहीं आया। वे विष्णु के हर एक सामान से परिचित थे। एक दिन उन्होंने ही जरूरत का सारा सामान विष्णु को खरीद कर दिया था। उस दिन वे एक नया सूटकेस भी उसके लिए लाए थे। उन्होंने सोचा था कि कस्बे में रहने वाला लड़का एकदम से इतने बड़े शहर में पहली बार पढ़ने जा रहा है, तो जरा उसके पास ढंग का सामान तो होना चाहिए। कहीं शहरी लड़कों के रंग ढंग देखकर वह डिप्रेशन में न आ जाए, कहीं छोटे से शहर का लड़का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स न महसूस करने लगे। इसीलिए उन्होंने उसे चलते चलते नए जमाने के 2 जोड़ी पैंट शर्ट भी सिलवा दिए थे, जिन्हें वह जरूरत के समय पहन सके। पर यहाँ तो उन्हें उसका कोई भी सामान नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने एक बार फिर सारे कमरे का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया। वह बोले, बेटा, मैंने एक मनी ऑर्डर विष्णु कुमार के नाम से भेजा था, पर वह वापस मेरे ही पास ही लौट गया। इसीलिए इतनी सर्दी में भी मुझे उसकी खोज खबर लेने आना पड़ा। विष्णु तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। वह भला लड़का बोला, हाँ अंकल, पोस्टमैन विष्णु का मनी ऑर्डर लेकर आया था, पर अब विष्णु यहाँ नहीं रहता है। मुझे पोस्टमैन ने मनी ऑर्डर देना मुनासिब नहीं समझा था, नहीं तो मैं ही रुपए देकर विष्णु को दे देता। मैंने तो पोस्टमैन को उसका नया पता भी बताया था, पर शायद उसने मनी ऑर्डर वापस कर देना ही ठीक समझा। वह भी क्यों बेकार में इतनी लंबी दौड़ लगाता। प्रकाश नारायण सर को सचमुच आश्चर्य हुआ। विष्णु अब यहाँ नहीं रहता तो फिर कहाँ रहता है बेटा? क्या उसने हॉस्टल छोड़कर शहर में कोई कमरा किराया पर ले लिया? उनकी बात सुनकर वह भला लड़का हंस दिया। बोला, अंकल, आप बिल्कुल भी परेशान न हो। उससे किराया पर कमरा लेने की क्या जरूरत? अब तो बहुत ही अच्छी जगह रहता है विष्णु। अब तो उसके मजे ही मजे है। कहाँ बेटा? उन्होंने कुछ बेचैन होते हुए पूछा। अब तो वह राजा साहब की कोठी के गेस्ट हाउस में रहता है। कॉलेज से राजा साहब ने उसे वजीफा भी दिलवा दिया है। अब तो उसकी फीस भी माफ हो गई है। राजा साहब तो एकाएक उस पर बहुत ही मेहरबान हो गए हैं। तो फिर बेटा, तुम मुझको राजा साहब की कोठी का पता बता दो, मैं जरा उससे मिल लूं। अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर लूं कि वह ठीक ठाक तो है। वह बेचारा तो बहुत ही भला और सीधा लड़का है। उनकी बात सुनकर वह लड़का व्यंग्य से मुस्कुराया। नहीं अंकल जी, अब विष्णु उतना सीधा नहीं रहा है कि जितना कि आप उसे समझ रहे हो। उसने तो न जाने कैसा चक्कर चलाया है कि राजा साहेब ने उसे अपनी कोठी के गेस्ट रूम में ही रहने की इजाजत दे दी है। लेकिन उस लड़के की बात पर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। वह उस लड़के की मुस्कुराहट के पीछे छिपे व्यंग्य को भी नहीं समझ सके। इस समय शायद उनकी मनस्थिति ठीक नहीं थी। वह जल्दी से जल्दी विष्णु के पास पहुंच जाना चाहते थे। उसे अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर लेना चाहते थे कि वह ठीक ठाक तो है। तो बेटा, तुम्हें राजा साहब की कोठी का पता तो मालूम ही होगा। विष्णु से मिलकर मैं दोपहर वाली ट्रेन से आज ही वापस रोशनपुर लौट जाऊंगा। लेकिन बेकरारी देखकर वह भला लड़का हंसने लगा। फिर जरा संभल कर बोला, आप तो बेकार में ही इतना परेशान हो रहे। अंकल जी, यहीं पर फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कैंटीन से चाय की बोलकर आता हूँ। इतनी ठंड में आप कहाँ इतनी दूर जाएंगे? कुछ देर बाद आप मेरे साथ कॉलेज चलिएगा, वहीं पर आपकी विष्णु से मुलाकात हो जाएगी। फिर आप उसके साथ ही चले जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि आप इधर से जाए और उधर से विष्णु कॉलेज को चल दे।
फिर तो आप बेमतलब ही परेशान हो जाएंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही थी लड़के ने। उन्होंने भी सोचा कि वे नाहक की किस तरह से परेशान हो रहे। ये उसका रूम पार्टनर गोविंद बता तो रहा है कि विष्णु एकदम ठीक ठाक है, मजे से राजा साहब की कोठी में रह रहा है, तब उन्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। पर विष्णु एकाएक राजा साहब की कोठी में रहने कैसे पहुंच गया, ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। वह बोले, हाँ ठीक है, ऐसा ही करते हैं, लेकिन तुम्हें परेशान तो होगी बेटा। नहीं अंकल जी, भला इसमें परेशानी की क्या बात है? परेशानी होती तो मैं आपको रोकता ही क्यों? बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए उस लड़के ने कहा। गोविंद सचमुच बहुत ही भला लड़का था। वह विष्णु की जगह ही इस रूम में आया था। उसका दूसरा रूम पार्टनर दिवाकर शायद घर गया हुआ था। तब ठीक है, ऐसा ही करते हैं, उन्होंने कृतज्ञ होते हुए कहा। फिर वो फ्रेश होने चले गए। जब तक वो फ्रेश हुए, लड़का हॉस्टल की कैंटीन से चाय और गर्म गर्म समोसे ले आया। चाय नाश्ता कर लेने के बाद वे वही तख्त पर आराम करने लगे। रात भर के सफर ने उन्हें थका दिया था। इसके बाद वह उसी भले लड़के गोविंद के साथ कॉलेज पहुंची। वहां उन्होंने विष्णु का अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़ी ही देर में एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार आकर कॉलेज के ग्राउंड पर रुकी। उसमें बड़े ठाठ बाट से विष्णु कुमार उतरा। पहले पहले तो वे उसे पहचान ही नहीं सके। गोविंद ने ही उसे आवाज देकर पुकारा, विष्णु, अरे विष्णु, देखो तो तुम्हारे अंकल जी आए हैं। अकस्मात प्रकाश नारायण सर को अपने सामने देख विष्णु भी हतप्रभ रह गया। पास आकर उसने उनके पैर छुए। पूछा, सर आप इस तरह अचानक, कोई खास बात है? जीते रहो। उसे देखकर प्रकाश नारायण सर की आंखें जैसे हैरत से फैल गई। विष्णु एक शानदार सूट पहने हुआ था, पैरों में भी कीमती जूते थे, आंखों पर सुनहरे फ्रेम का धूप का चश्मा चढ़ा हुआ था। कितना हैंडसम लग रहा था विष्णु। उसका तो जैसे काया पलट ही हो गई था। इस समय वह किसी सुंदर राजकुमार की तरह लग रहा था। वह उसे एकटक देख रहा था। विष्णु ने कोई उत्तर न पाकर फिर पूछा, सर आप अचानक, घर में सब ठीक तो है? वह भी सर को अचानक देखकर कुछ कम हैरान नहीं था। हाँ, वहाँ सब ठीक है, पर ये सब क्या है विष्णु? मैंने तुम्हारे लिए 50 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा था, वह वापस मेरे पास ही लौट गया। इसीलिए तो मैं ही दौड़ा दौड़ा आ रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है। तुमने हॉस्टल का वह अच्छा भला कमरा क्यों छोड़ दिया? तुम्हें क्या वहाँ परेशानी थी? तुम्हें अगर कुछ और पैसों की जरूरत थी तो मुझे लिख दे। विष्णु उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। वैसे न जाने क्यों उसे आज सर का सब लोगों के सामने ये सब कहना अच्छा नहीं लग रहा था। वह बोला, ऐसा कुछ नहीं है सर, बस ये समझ लीजिए कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। राजा साहब ने खुद ही मुझे अपनी कोठी के गेस्ट हाउस में रहने के लिए जगह दे दी है। मेरी फीस भी माफ हो गई है। अब तो मुझे कॉलेज से वजीफा भी मिलने लगा है। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है नहीं सर, क्या मैं ये बात कभी भुला पाऊंगा? सर मानिए ये सब आपके ही आशीर्वाद से संभव हुआ है, पर अब आपको मेरे लिए और पैसे नहीं भेजने पड़ेंगे सर। अब मैं आपको और अधिक कष्ट नहीं दूंगा। लेकिन प्रकाश नारायण सर अब भी असमझ में थे। उन्हें शायद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने हैरानी से पूछा, पर राजा साहब तुम पर एकाएक इतने मेहरबान क्यों हो गए हैं विष्णु? कोई खास वजह? विष्णु एकदम से इसका कोई ठीक जवाब नहीं दे पाया। वह राजकुमारी शिल्पी से हुई मुलाकात के बारे में भी सर को कुछ भी नहीं बताना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, सर आपकी तरह ही इस दुनिया में अभी और भी अच्छे इंसान हैं।
वे जरूरतमंदों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर देते हैं। राजा साहब को ही देख लीजिए, हर साल मेरी ही तरह कई प्रतिभाशाली छात्रों की हर तरह से मदद करते हैं। मेरी प्रतिभा देखकर और मेरी गरीबी पर तरस खाकर ही उन्होंने मुझे इतनी सारी सुविधाएं दी है। आपको मालूम है कि ये कॉलेज जिस जमीन पर बना है वह राजा साहब की पुख्तों की ही जमीन है। वह हर साल कॉलेज की अच्छी खासी रकम देते हैं। कॉलेज के प्रति उनका बहुत ही लगाव है। वे ही तो इस कॉलेज के चेयरमैन हैं। वह चाहते हैं कि उनके कॉलेज से ऐसे छात्र पढ़ लिख कर निकले जो देश विदेश में इस कॉलेज और इस शहर का नाम करे। वह चाहते हैं कि इस साल भी उनके कॉलेज का ही कोई लड़का प्रदेश में टॉप करे। BSc में मैंने प्रदेश भर में टॉप किया था, इसीलिए तो उन्होंने मुझे ये सब सुविधाएं दी है। वह चाहते हैं कि मुझे सारी सुविधाएं मिले जिसमें मैं MSc में भी प्रदेश भर में टॉप कर सकूं। इसके इस कॉलेज का भी तो नाम होगा सर। सारी बातें सुनकर प्रकाश नारायण सर ने इत्मीनान की सांस ली। बोले, भाई मनी ऑर्डर वापस आ जाने में तो डर ही गया था, इसीलिए तो भागा भागा चलाया हूँ। पर तुम्हारी प्रोग्रेस देखकर मुझे वाकई बहुत संतोष हुआ विष्णु। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों के लिए भगवान भी रास्ते खोल देता है। विष्णु बोला, आइए रूम पर चले सर, आप भी तो बहुत थक गए होंगे। रूम पर चलकर थोड़ा आराम कर लीजिएगा, लेकिन तुम्हारा क्लास, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा, उन्होंने कहा। इस समय कॉलेज में चुनाव चल रहे हैं, कोई खास पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। सारा दिन ही गुंडगबाजी चल रही है। मैं तो बस यूं ही चला आया था, थोड़ी ही देर में वैसे ही वापस लौट जाता। नुकसान क्या होगा, आइए चलते हैं सर, विष्णु ने कहा। प्रकाश नारायण जी ने इस बार कुछ नहीं कहा। वह चलने के लिए तैयार हो गए। वे इसी बहाने उसका ठिकाना एक बार देख लेना चाहते थे। वह राजा जी की कोठी में किस तरह से रहता है, पर सब भी एक बार अपनी आंखों से देखकर संतोष कर लेना चाहते थे। उनके लिए बार बार अपनी ट्यूशनें छोड़कर महानगर आना संभव नहीं था। कार अभी वापस नहीं गई थी। ड्राइवर लालजी ने विष्णु ने वापस कोठी पर चलने के लिए कहा। रोशनपुर लौटकर प्रकाश नारायण सर ने सारी सविस्तार बताई। उनकी पत्नी तारा देवी बोली, होनहार लड़कों की तो हर एक समझदार इंसान कद्र करता है। सरकार भी तो मेधावी लड़कों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप देती है। ऐसे होनहारों से ही तो देश का नाम दुनिया में रोशन होता है। हमारा विष्णु तो बेशकीमती रत्न है, एकदम असली हीरा। नूतन ने पूछा, क्या राजा साहब की कोठी बहुत बड़ी है पिताजी? खूब सारे नौकर चाकर भी होंगे। प्रकाश नारायण सर ने जरा गर्व से बताया, हाँ, बहुत बड़ी कोठी है। गेट पर हर समय 4 दरबान बंदूक लेकर खड़े रहते हैं। कोठी में राजा साहब से मिलने के लिए पहले हर आदमी को एक रजिस्टर में अपना नाम पता दर्ज करना पड़ता है। फिर उसे अतिथि कक्ष में बैठा दिया जाता है। अपनी बारी आने पर ही वह राजा साहब से मिल सकता है, वह भी केवल 5 मिनट के लिए। लेकिन लोग उनसे मिलने क्यों आते हैं पिताजी? पहले मधुसूदन जी किसी स्टेट के राजा थे, अब केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री है। तभी तो दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते हैं। इसीलिए इनकी कोठी पर इतनी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। राजा साहब की कृपा रही तो विष्णु की पढ़ाई पूरी होते ही उसे अच्छी सी नौकरी भी मिल जाएगी। शायद वह उन्हीं के कॉलेज में प्रोफेसर हो जाए। तो क्या पिताजी, आपने भी रजिस्टर पर अपना नाम पता दर्ज किया था? उत्सुकता से नूतन ने पूछा। अरे नहीं, मैं तो विष्णु के साथ था ना, इसीलिए बिना रोके टोके दरबार के अंदर जाने दिया। तो राजा जी से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, वे तो किसी मीटिंग में भाग लेने दिल्ली गए हुए थे। नूतन ने पूछा, और पिताजी?
और वहाँ कौन कौन था? प्रकाश नारायण सर हंसकर बोला, तमाम तो नौकर चाकर थे वहाँ। अपने विष्णु ने ऑर्डर दिया तो वो चाय नाश्ता लेकर हाजिर हो गए। इसके बाद उन्होंने शानदार लंच भी कराया। अपना विष्णु तो अब रोज कार से कॉलेज आता जाता है। राजा साहब ने सब प्रबंध कर रखा है। वे नहीं चाहते हैं कि उसका जरा सा भी समय नष्ट हो। अरे वो तो अभी से बड़ा आदमी दिखने लगा है। कैसा रोबीला व्यक्तित्व तो निखर आया है उसका। एकदम किसी स्टेज का राजकुमार लगता है। सुनकर नूतन की बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से और भी फैल गई। नूतन ने फिर पूछा, राजा साहब की कोठी में और कौन कौन रहता है पिताजी? ये मुझे क्या मालूम, नौकरों चाकरों के अलावा मुझे कोई दिखा नहीं। राजा साहब तो वहाँ थे नहीं, इसीलिए उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। कोई भी नहीं, इतनी बड़ी कोठी में कोई भी नहीं। नूतन को सुनकर बहुत हैरानी हुई। वह एकाएक बेचैन हो उठी। पता नहीं वो क्या जानना चाहती थी। हाँ, और तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मैं क्या सारी कोठी में घूमता फिरा? विष्णु तो वहाँ कोठी के मुख्य दरवाजे के पास बने गेस्ट रूम में रहता है। दूसरी जगहों से आने वाला और भी कई लोग वही टिके रहते हैं। कोठी के अंदर राजा साहब का परिवार रहता है। वहाँ तक जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। उस दिन महानगर से लौटकर प्रकाश नारायण सर ने विष्णु का खूब गुणगान किया। नूतन बड़ी खुश थी। उसको विष्णु कार से कॉलेज जाने आने लगा है। उसका विष्णु कीमती सूट पहनता है। उसका विष्णु को कॉलेज से वजीफा मिलता है। उसका विष्णु राजा साहब की कोठी में रहता है। इस कस्बे में कोई भी तो उसके विष्णु की बराबरी नहीं कर सकता है। उसके लिए विष्णु जैसा सुदर्शन युवक इस रोशनपुर में और कोई नहीं था और न ही उसके जितना बुद्धिमान। पर विष्णु का राजा साहब की कोठी में रहना न जाने क्यों उसे खटक भी रहा था। रोशनपुर का चेयरमैन बनने के बाद शंकर की राजनीति में दिलचस्पी बढ़ती चली गई। उसका विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उठना बैठना हो गया था। किसी भी राजनीतिक दल का नेता जब भी उसके शहर में आता तो वह उससे मिलता जरूर। धीरे धीरे कई पार्टियों के नेताओं से उसकी बहुत अच्छी जान पहचान हो गई। उसने अपने अखाड़े में ही 4-5 अच्छे से कमरा बनवा लिए थे। वही विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का जमघट लगा रहता था। वहाँ उनकी खूब खातिरदारी होती। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर का भी सब इंतजाम रहता। मुर्गा और दारू भी उड़ती। धीरे धीरे शंकर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। रोशनपुर के लोग भी उससे बहुत खुश थे। वे लोग अपने कामकाज के लिए उसके पास आते रहते थे। किसी को राशन कार्ड बनवाना होता, किसी को अस्पताल में बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए पत्र लिखवाना होता, किसी को थाने में सिफारिश करवानी होती है, किसी को अपनी किसी सगे संबंधी की जमानत करवानी होती है। सभी अपने अपने दुखड़े लेकर उसके पास आते। वह सबकी भरपूर मदद करता। उसके सब जगह अपनी जान पहचान बना रखी थी। लोगों के सब काम होते रहते थे। रईस लोगों के काम करवाता तो उनसे अच्छी खासी रकम लेता। उन्हीं रुपयों से गरीबों की मदद करता। कुल मिलाकर वह फायदे में ही रहता था। लोग भी उससे खुश रहते। ऊपर से जय जयकार अलग से होती। इस तरह शंकर ने नाम और पैसा दोनों कमाया। लोग उसकी इज्जत करने लगे और देखते ही देखते वो बड़ा पैसा वाला बन बैठा। पर उसने रोशनपुर का विकास करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रभु दयासर को दिया गया वादा वह पूरी ईमानदारी से निभा रहा है। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।